हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के कार्य का अगला भाग। न्यायपालिका के जो अगला मुख्य कार्य है वहाँ मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक के बारे में हमने अनन्य अधिकारिता में भी पढ़ा था कि ये न्यायपालिका का एक अनन्य अधिकार है और किसी भी न्यायालय को यह प्राप्त नहीं होता है। तो मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक तात्पर्य कि संविधान के तहत जो राज्य संविधान में जो भी मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, अगर उनका जब भी कोई किसी भी प्रकार का हनन होता है तो हम न्यायालय के में उसके रक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। और मौलिक अधिकारों की का अवधारणा का जन्म इंग्लैंड में सन 1679 में हुआ, जब हेबियस कॉर्पस नामक अधिकार नागरिकों को सबसे पहले दिया गया। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, इसका तात्पर्य होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से अमेरिका के संविधान में सबसे पहले शामिल किया गया और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित हैं। यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वह किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किसी न किसी प्रकार प्रदान किए जाते हैं और उसके संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन होना, उल्लंघन होना या अतिक्रमण होने पर उसे न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है तथा अगर वह इस स्थिति में नहीं है तो उसके निकट संबंधी या कोई भी उसकी पहचान वाले भी उसके लिए अपील कर सकते हैं। इस अपील के आधार पर न्यायपालिका कुछ उचित कार्रवाई कर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारत के संविधान द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का अभिरक्षक बनाया गया है और इसके संरक्षण का भार भी सौंपा गया है। सामान्यतः यह न्यायालय ऐसे किसी भी नियम, कानून या आदेश या अध्यादेश या विधि प्रक्रिया को अविधिक घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं। मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण करने से संबंधित किसी भी कानून विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकता है। भारत के किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 32 सबसे इम्पोर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 32 इसमें बताया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा क्या सेम संविधान के अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जो भी उचित हो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसे रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिट। और न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत में निम्न प्रकार की रिट निकाली जा सकती है। ठीक है ना, भारत या अन्य देशों में भी इस प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये काफ़ी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत की उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमुख रिट को दर्शाइए या रिट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो इसको क्या हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। ये हेबियस कॉर्पस, तो ये क्या लेटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य क्या होता है? सशरीर उपस्थित होना। इस रिट में क्या होता है? न्यायपालिका किसी व्यक्ति को जिसे बंदी बनाया गया है उसे सशरीर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दे सकती है तथा बंदी बनाने वाले व्यक्ति को बंदी बनाने के विधिक कारण स्पष्ट करने का आदेश देता है। कोई भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकती है और उसको किस कारण बंदी बनाया गया है इसका भी वह पता कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को अविधिक तरीके से बंदी बनाया गया है तो न्यायपालिका उसे मुक्त करवा देता है।
और यह रिट निम्न परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। नंबर 1, जब विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो, जैसे कि अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार बंदी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया हो। किसी भी बंदी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। दूसरा, मनमाने तरीके से किसी को बंदी बनाया गया हो। तीसरा, किसी अविधिक प्राधिकारी द्वारा बंदी बनाया गया हो। चौथा, असंवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो। यानी मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हम बंदी नहीं बना सकते। अगर बनाया है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी होता है। सामान्यतः न्यायपालिका या न्यायालय में रिट के लिए पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपील करता है, लेकिन यदि वह इस स्थिति में हो कि वह अपील न कर पाए तो न्यायालय मामले की व्यावहारिकता को समझते हुए किसी भी तीसरे व्यक्ति द्वारा इस हेतु की गई अपील को भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति बंदी है और वो खुद अपील नहीं कर पा रहा तो उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है और वहाँ से न्यायपालिका द्वारा रिट जारी कर दी जाती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर रिट नहीं निकाली जा सकती हैं, जैसे कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए कारावास के विरुद्ध। ठीक है, न्यायालय द्वारा किसी को कारावास की सज़ा दे दी हो, जब किसी मान्य विधि के अंतर्गत उसे निरुद्ध किया गया हो, या फिर सेना न्यायालय के विरुद्ध परंतु सेना न्यायालय की अधिकारिता का उल्लंघन किया है या नैसर्गिक न्याय के नियमों की पालन नहीं किया गया है तो रिट जारी की जा सकती है। ठीक है ना। मतलब सेना के जो न्यायालय होता है, अगर उन्होंने कोई सज़ा सुनाई हो तो उसके लिए नहीं की जा सकती, लेकिन अगर सेना न्यायालय द्वारा भी नैसर्गिक न्याय का अगर पालन नहीं किया, नैसर्गिक न्याय का तात्पर्य होता है कि पीड़ित पक्ष को भी सुना जाना। ठीक है ना। तो अगर संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है, ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों का पता लगाया जा सकता है। और हेबियस कॉर्पस मूल अधिकार का विश्व से परिचित करवाने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन को जाता है, जिसने सबसे पहले हेबियस कॉर्पस एक्ट 1679 पारित कर अपने नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था। सबसे पहले अधिकार किस कहाँ प्राप्त किया था? ब्रिटेन में 1679 में यह एक्ट बनाकर इसे लागू किया गया था। दूसरा है परमादेश। परमादेश लैटिन शब्द मैंडेमस से बना हुआ है। लैटिन शब्द किससे बना? मैंडेमस। इसका अर्थ होता है आदेश या समादेश होता है। यह रिट किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, संस्थान या न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जिससे उन्हें अपने पद के लोक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों को आदेश दिया जाता है जो कोई पदाधिकारी हो, संस्था हो, न्यायालय हो और उन्होंने अपना कर्तव्य से संबंधित कोई कार्य को ढंग से नहीं किया गया हो तो इसको उनका वह कार्य करने का आदेश दिया जाता है। इस रिट का मूल उद्देश्य होता है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु लोक अधिकारी या संस्थान को कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध करना, उनको कर्तव्य की याद दिलाना। याचिकाकर्ता को कोई विधिक अधिकार है और जिसके विरुद्ध परमादेश चाहा गया है उसका या उसके पद का कोई विधिक कर्तव्य है और वह कर्तव्य किसी विधिक प्रावधान जैसे कि संविधान, अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश आदि द्वारा उसे प्रदान किया गया है तो उससे उस कर्तव्य को पालन से इनकार किया है तो इन मामलों में क्या होता है कि न्यायपालिका परमादेश जारी करने से पहले इन्हें सुनिश्चित करती है कि भी कोई किसी व्यक्ति ने कर्तव्य पालन से इनकार तो नहीं किया। अगर उनसे इन मामलों से संबंधित अगर उसने इनकार किया हो तो वह न्यायपालिका उससे पहले सुनिश्चित करती है कि उसने संबंधित व्यक्ति ने निम्न मामलों के अंतर्गत कार्य करने से मना किया हो। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, जैसे कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध, न्यायिक हैसियत से कार्य करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध,
किसी भी सरकारी या निजी कंपनी के विरुद्ध। इन मामलों में क्या परमादेश जारी नहीं किया सकता। तीसरा है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा, इसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन भी कहते हैं। यह रिट उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य होता है कि न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता का उल्लंघन करने तथा उससे बाहर जाकर कार्य करने से रोकना होता है। यह रिट किसी न्यायालय में संबंधित विषय की सुनवाई या जो भी लंबित प्रकरण होते हैं और अंतिम निर्णय से पूर्व जारी की जाती हैं। ठीक है, कोई भी विषय न्यायालय में लंबित होते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय में लंबित होते हैं तो उन्हें उससे संबंधित कार्य करने के लिए मना किया जाता है, तो इसे क्या प्रतिषेध कहते हैं। और कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें यह रिट जारी नहीं की जा सकती हैं, जैसे गैर न्यायिक, विधायिक, कार्यकारी और प्रशासनिक प्रकृति के निकायों और अधिकारियों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, किसी सरकारी और निजी कंपनी के विरुद्ध, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी विषय पर अंतिम फैसला दे देने के पश्चात नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, ये रिट तभी लागू की जाती है जब वह कोई भी मामला प्रक्रिया में चल रहा हो। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण लैटिन शब्द सर्टियोरी से बना है। किससे बना? सर्टियोरी। इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। यह रिट भी प्रतिषेध रिट के समान उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह रिट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है। इसमें उस वाद से संबंधित समस्त सूचनाएं व दस्तावेज मंगवा लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक दूसरे से संबंधित है और यह उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्रतिषेध न्यायालय में किसी मामले में कार्रवाई करने से अधीनस्थ न्यायालय को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो भी मामला चल रहा है वह उच्च न्यायालय के पास मंगवाना। ठीक है ना, ताकि वहाँ सुनवाई की जा सकती है। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि निर्णय लेने के बाद भी इसे जारी की जा सकती है, जबकि प्रतिषेध में निर्णय लेने के बाद इसे जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अगला है अधिकार प्रचार। यह लैटिन शब्द क्वो वारंटो से मिलकर बना है। लैटिन शब्द क्या है? क्वो वारंटो, और इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इसका अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से। इस रिट के अंतर्गत किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्थान द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की वैधानिकता पर प्रश्न किया जा सकता है तथा उसके अधिकारों के स्रोत मांगे जा सकते हैं। सरल शब्दों में किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी कार्य किसी अधिकारी द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो उस पर वैधानिकता के आधार पर प्रश्न किया जा सकता है कि आपने ये जो कार्य किया है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो तब यह रिट जारी की जा सकती है। यदि वह अधिकारी या संस्था कोई विधिक प्रावधान बताने में असफल रहते हैं तो उसे उस कार्य एवं अधिकार से मुक्त कर दिया जाता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति के दावे की वैधानिकता की जांच करना। ठीक है ना, अधिकार परीक्षा के न जारी करने की परिस्थितियां परमादेश के समान है। ठीक है ना, एक तरह से ये परमादेश की तरह ही होता है कि आपने किस अधिकार से यह काम किया है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि परमादेश, प्रतिषेध व उत्प्रेषण न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश व अधिकार परीक्षा किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वही अनुच्छेद 139 संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट या उनसे कोई उससे निकालने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो आर्टिकल 226 के तहत क्या होता है? उच्चतम न्यायालय को रिट से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए, जबकि आर्टिकल 32 में
उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। रिट से संबंधित दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से? आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। अगला कार्य है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अपन विस्तृत रूप से एक अलग पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। अभी यहाँ इसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार के अंतर्गत दो अधिकार आते हैं। पहला, निर्णय व आदेशों का पुनरावलोकन करना और दूसरा, संविधान का निर्वचन। ठीक है, और इसके बारे में अपन डिटेल में आगे बढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि भाई संविधान के विरुद्ध या संविधान से संबंधित नहीं रखने वाले संसद द्वारा जो भी कानून या अधिनियम बनाए जाते हैं तो न्यायपालिका उसे पुनः जांच के लिए कह सकता है। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है थोड़ा। अगला है कार्यपालिका द्वारा परामर्श। कार्यपालिका द्वारा परामर्श। न्यायपालिका क्योंकि न्याय के विधिक कार्यों विषयों की विशेषज्ञ है, अतः कार्यपालिका को प्रशासन के संचालन के दौरान आने वाली विधिक बाधाओं के लिए सही सलाह प्रदान करना भी न्यायपालिका का कर्तव्य है। कि न्यायपालिका को क्या, कार्यपालिका को कुछ परामर्श प्रदान किया जाता है विधिक मामलों में। विश्व के कई देशों जैसे कि भारत, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन आदि में प्राय यह देखा जाता है कि कार्यपालिका विधिक मामलों में न्यायपालिका से सलाह मांगती है। इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देती है। वहीं कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल को इस प्रकार का परामर्श देता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह लगता है या प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसी व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना उचित है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर प्रतिवेदन कर सकेगा। दूसरा है राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 में वर्णन के अनुसार भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व हुए किसी संधि, समझौते, करार आदि जो कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इन मामलों पर उत्पन्न विवादों पर राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिपादित कर सकता है। अभी तक इस प्रावधान के अंतर्गत वर्णित विषयों पर कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा विनिर्देशित नहीं किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 131 का अभी तक कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है अब तक, जबकि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले से संबंधित राय न्यायपालिका से ले सकता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति ने जो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए हैं, जिन पर उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को उचित सलाह दी है, परंतु अब तक अपवाद स्वरूप 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें एक बार उच्चतम न्यायालय ने राय देने से मना कर दिया है और एक बार लंबित रखने के बाद बिना राय लौटा दिया। पहला मामला है 1993 में राम जन्मभूमि के निकट कुछ विवादित भूमि के अर्जन के मामले में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से ये प्रश्न किया कि क्या राम जन्मभूमि का नाम से ज्ञात स्थान पर कोई मंदिर स्थित था। उच्चतम न्यायालय ने इस विधिक मामले का प्रश्न न होने के आधार पर बिना राय लौटा दिया था। इसी प्रकार 1982 में जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा पारित पुनर्स्थापना अधिनियम की विधि मान्यता के संबंध में प्रश्न को उच्चतम न्यायालय ने 20 वर्षों तक लंबित रखने के बाद 2000 में बिना राय के लौटा दिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका से परामर्श लेना उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी मामले पर राय देना या न देना न्यायपालिका का विवेक अधिकार है। साथ में राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है कि वह दी गई राय को माने या ना माने। अगला बिंदु है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी छोटे प्रश्नों में आने की संभावना होती है कि न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं और जनहित याचिका किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का वर्णन कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि यह आधुनिक प्रवृत्तियां हैं जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई हैं। इसका मूल आधार उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन एवं अपील ग्रहण करने के अधिकारिता से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता न्यायालय की शासन पर नियंत्रण स्थापित करने की नैतिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत न्यायालय सरकार या शासन के किसी अंग को उसके द्वारा की जा रही अनियमितताओं के लिए फटकार लगा सकती हैं और उसे वह काम करने के लिए बाध्य करवा सकती हैं। न्यायालय को यह अधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी प्राप्त होते हैं। अतः न्यायालय जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार या प्रशासन तंत्र को कोई कार्य करने के लिए आदेश या निर्देश देता है तो वह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। ठीक है ना। न्यायपालिका क्या होता है कि नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित या कोई कानून से संबंधित कार्य करने के लिए कार्यपालिका को जो आदेश देती है वह एक तरह से न्यायिक सक्रियता ही कहलाता है। न्यायालय द्वारा यह कार्य स्वप्रेरणा से भी कर सकता है या किसी नागरिक संस्था या स्वयंसेवी समूह द्वारा प्रेरित करने पर भी किया जा सकता है। किसी नागरिक संस्था या स्वयंसेवी संगठन द्वारा किसी व्यापक जनहित के मुद्दे पर न्यायालय को संज्ञान लाने के लिए जब याचिका दायर की जाती है तो वह जनहित याचिका कहलाती है। यानी कोई भी व्यक्ति जनहित से संबंधित किसी मुद्दे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह एक तरह से जनहित याचिका कहलाती है, PIL। अगला वो कार्य होता है निःशुल्क विधिक सेवाएं। भारत में यदि कोई व्यक्ति SC या ST से है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 18,000 से कम है, या वह प्राकृतिक आपदा का शिकार हैं, या महिला हैं, या बालक हैं, या मानसिक रूप से बीमार हैं, या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उसे केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में स्थापित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को यह एक प्रार्थना पत्र समिति के सचिव को वाद के सभी दस्तावेज के साथ देना होता है, जिससे वह इस सेवा के लिए याचिकाकर्ता की योग्यता की जांच करता है। योग्य पाए जाने पर याचिकाकर्ता को न्यायालय के समस्त शुल्कों के साथ पैरवी करने के लिए एक अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। अगला है न्याय मित्र। भारत में यदि उच्च न्यायालय को जेल से या किसी आपराधिक मामलों में बंदी से यह याचिका प्राप्त होती है कि न्यायालय में अपराधी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे मामले में न्यायालय स्वयं के खर्चे पर एक अधिवक्ता नियुक्त करता है जो न्यायालय में उस अपराधी की पैरवी करता है। इसके अलावा सिविल मामलों में या व्यापक जनहित के मामलों में भी इसके अंतर्गत अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। ये हो गए न्यायपालिका के प्रमुख कार्य। धन्यवाद।